न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिनलैंड में दक्षिणपंथी पार्टी ने जीता आम चुनाव। दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मरीन हारी। किस पार्टी को कितनी सीटें? वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर सीटों का बंटवारा करें तो एनसीपी को फिनलैंड की संसद एडस्कुटाक में 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि द फिन्स पार्टी को 48 सीटें और सना मरीन की सोशल डेमोक्रेट्स को 43 सीटें मिलने जा रही है। वही फिनलैंड की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक देश की सत्ता में परिवर्तन का मतलब है कि अब फिनलैंड में एक राष्ट्रवादी सरकार बनने की संभावना है, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के प्रति काफी आक्रामक रहेगी। एक्सपर्ट के मुताबिक संसद में एनसीपी और द फिन्स पार्टी की गठबंधन सरकार बनने का पूरा अनुमान है कि दोनों विचारधारा के स्तर पर करीब करीब एक है। दोनों के देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी करीब करीब एक ही विचार है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच जलवायु नीतियों और यूरोपीय संघ के मुद्दों पर मतभेद है। फिनलैंड लोकसभा चुनाव में दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मरीन को शिकस्त मिला है और फिनलैंड की मुख्य कंजर्वेटिव पार्टी के कड़े मुकाबले वाले संसदीय चुनाव में जीत का दावा किया है। रविवार को फिनलैंड में वोटों की गिनती हुई है, जिसमें सेंटर राइट नेशनल कोएलिशन पार्टी 20.8% के साथ शीर्ष पर रही है। इसके बाद एक और दक्षिणपंथी पार्टी द प्रिंस ने 20.1% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि प्रधानमंत्री सना मरीन की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी 19.90% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। यानी सना मरीन को अब प्रधानमंत्री पर छोड़ना पड़ेगा और देश में एक नई सरकार का गठन होगा। संसद में त्रिशूल सरकार। हालांकि फिनलैंड इलेक्शन में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ और तीनों ही शीर्ष पार्टियों को करीब 20% के आसपास वोट मिले। लिहाजा कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि फिनलैंड में लोकसभा की 200 सीटें हैं, जिसके लिए 22 पार्टियों के बीच चुनावी दंगल हुआ था और इस चुनाव में 2400 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। वही राजधानी हेलसिंकी में एक रेस्टोरेंट के बाहर अपने समर्थकों से घिरे एनसीपी के नेता पेटेरी ओर्पो ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि हमें सबसे बड़ा जनादेश मिला है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव परिणाम के आधार पर राष्ट्रीय गठबंधन पार्टी के नेतृत्व में फिनलैंड में एक नई सरकार बनाने का बातचीत शुरू की जाएगी। वही देश की प्रधानमंत्री 37 साल की सना मरीन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रधानमंत्री सना मरीन ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र ने अपना फैसला सुनाया है और मैं भी सभी विजेताओं को बधाई देती हूँ। सना मरीन थी सबसे युवा प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि पिछली बार सना मरीन सिर्फ 32 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की सबसे युवा नेता थी और पिछले साल उनकी दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर फिनलैंड की राजनीति काफी गर्म हो गई थी। चुनावी नतीजे आने के बाद उन्होंने कहा कि हमें समर्थन मिला है, हमने संसद में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की है। यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है, भले ही हम आज पहले स्थान पर नहीं है। आपको बता दें कि सना मरीन को प्रगतिशील नेता माना जाता है और अपने कार्यकाल में उन्होंने काफी बोल्ड फैसले लिए, जिनमें सबसे साहसिक फैसला फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दिलाना था। रूस की तरह से हमले की लगातार चेतावनी मिलने और यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और आज फिनलैंड नाटो में शामिल होने से एक कदम काफी दूर है। कड़ा रहा मुकाबला। एनसीपी, जिसने लगभग 2 सालों से काफी आक्रामक चुनाव प्रचार किया, उसने प्रधानमंत्री सना मरीन पर देश के आर्थिक लचीलेपन को खत्म करने का आरोप लगाया है। एनसीपी का आरोप रहा है कि जब यूक्रेन में रूस के युद्ध से प्रेरित यूरोप के ऊर्जा संकट ने देश को मुश्किल में डाल दिया है और रहने की लागत में वृद्धि हुई है, तब प्रधानमंत्री देश को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। एनसीपी का आरोप है कि साल 2019 में सत्ता संभालने वाली सना मरीन ने दावा किया था कि अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति यह है कि देश की जीडीपी का 70% कर्ज हो गया है। वही चुनाव जीतने वाले 53 साल के मुख्य विपक्षी नेता पेटेरी ओर्पो, जिनकी अब प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है, उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी को बताया कि यूक्रेन के साथ फिनलैंड की एकजुटता उनके कार्यकाल के दौरान मजबूत रहेगी। वही उनकी गठबंधन पार्टियों ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम इस भयानक युद्ध को स्वीकार नहीं कर सकते और हम यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि वे हमारे लिए लड़ते। वही पेटेरी ओर्पो ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन से बाहर निकलने का आह्वान किया और कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध हार जाएंगे। सूरत कोर्ट में सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी रवाना, फैसले के खिलाफ करेंगे अपील।
सूरत कोर्ट में सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी रवाना, फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। सूरत में कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हम यहाँ अपनी एकता दिखाने आए हैं, हम देश को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे। देश देख रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ आज कैसा व्यवहार किया जा रहा है। गुजरात में एंट्री करते ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी जी का समर्थन करने कांग्रेस के कुछ युवा साथी सूरत जा रहे थे, लेकिन गुजरात में एंट्री करते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी का समर्थन करने कांग्रेस के कुछ युवा साथी सूरत जा रहे थे, लेकिन गुजरात में एंट्री करते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता जगदीश ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि 56 इंच का सीना और इतना डर क्यों। राहुल जी के समर्थन में आ रहे हमारे महाराष्ट्र, राजस्थान, साउथ गुजरात और मध्य गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को भाजपा की डरी हुई सरकार ने नजर कैद किया है। उनके घर के बाहर पुलिस लगा रखी है, मोबाइल छीन लिए। यह दर्शाता है कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह डरे हुए हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सूरत जा रहे हैं। वीडियो उनके फ्लाइट में सवार होने से पहले इंडिगो बस के उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी है। मोदी सरकार की कायरता और तानाशाही का एक और शर्मनाक सबूत कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार की कायरता और तानाशाही का एक और शर्मनाक सबूत। नवसारी रूरल पुलिस स्टेशन ने राहुल गांधी जी के समर्थन में सूरत पहुंचे लोगों को हिरासत में ले लिया। जिनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे वो ताकतवर है, लेकिन भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सीएम से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज नए कार्यालय का शुभारंभ सीबीआई को कार्य करने में और सहायता देगा। सीबीआई की जांच मांग के लिए तो आंदोलन तक किए जाते। लोग कहते हैं कि मामले को सीबीआई को दे दो। न्याय इंसाफ के ब्रांड के तौर सीबीआई का नाम सबकी जुबान पर है। जिन्होंने भी सीबीआई में योगदान दिया वे बधाई के पात्र है। पीएम मोदी का भ्रष्टाचारियों के लिए सीबीआई को कड़ा संदेश। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीबीआई को साफ शब्दों में संदेश देते हुए कहा कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपको सीबीआई कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे वे बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है और भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने सीबीआई से क्या क्या कहा। पीएम नरेंद्र मोदी का ये संदेश साफ तौर पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रही है। सीबीआई जांच पर पीएम मोदी ने आगे कहा, 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी। उस दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था। 2014 के बाद हमने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ मिशन मोड में काम किया है। पीएम मोदी ने कहा, जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अड़चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे। भारत के सामाजिक ताने बाने पर, हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर और हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रहार बढ़ते चले जा रहे और इसमें जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार का पैसा लगता है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टी नेचर को समझना होगा और उसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा। पीएम मोदी ने कहा, यह सच है कि आधुनिक तकनीकी की वजह से क्राइम अब ग्लोबल हो गया है, लेकिन यह भी सच है कि ये प्रौद्योगिकियां ही इन मुद्दों का सुलझाने में हमारी मदद कर रही है। हमें जांच में फोरेंसिक साइंस के उपयोग को और तेज करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था हमें भरोसे को फिर कायम करने का रहा। इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा, जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते, वहाँ सिर्फ एक खास इकोसिस्टम फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यही भतीजावाद परिवारवाद को बल मिलता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।